स्वागत है बच्चों मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी विथ रोहित सिंह। और आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस चैप्टर का नाम क्या है? डेवलपमेंट। बहुत आसान चैप्टर है लेकिन इससे बहुत सारे मार्क्स आते हैं, मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान से। डेवलपमेंट जब कभी भी आपको सुनने के लिए मिलता है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? डेवलपमेंट। यानी आज हम जहां हैं वहां से बेटर सिचुएशन में होना। जब कोई भी चीज पहले से ज्यादा बड़ा बनता है, इंप्रूव्ड बनता है, अच्छा बनता है, इसी को तो डेवलपमेंट कहते हैं ना। बच्चा छोटा होता है 1 साल का, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, उसके अंदर में क्या चल रहा होता है? डेवलपमेंट। यानी कि निरंतर बढ़ने की प्रक्रिया। आज आप जिस सिचुएशन में भी हैं उससे कल बेटर सिचुएशन में हो जाना क्या कहलाता है? डेवलपमेंट। और आज के डेट में हर एक कंट्री, कभी भी आप सुनेंगे, न्यूज चालू करेंगे आप सुनेंगे कि हाँ फलाना स्टेट डेवलप कर रहा है, तो ये देश डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, तो कोई देश ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है। तो ये क्या है आखिर? इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल्ड डिस्कस करेंगे। आई होप कि चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है क्लियर हो गया। नेक्स्ट ये ध्यान दीजिए। चलिए इंट्रोडक्शन से पहले मैं आप लोगों को एक फोटो दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, जब कभी भी मैं पढ़ाता था ये चैप्टर डेवलपमेंट स्कूल में, अभी भी जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों से पूछता था कि बच्चों तुम्हारे लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है। अलग अलग बच्चों को उठा करके सवाल पूछता था। कोई बच्चा बोलता था कि सर अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बन जाएं पूरे देश में तो हम मानेंगे कि देश मेरा डेवलप्ड है। कुछ बच्चे बोलते थे कि सर इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स अच्छे हो जाएं तो हमारा देश डेवलप्ड हो जाएगा। कुछ बच्चे कहते थे कि सर हमारे यहाँ बिजली कम आती है, अगर 24 घंटे बिजली रहे हमारे देश में तो हम मानेंगे कि देश क्या है? डेवलप्ड है। कुछ लोग ऐसे मानते थे कि सर बेटर एकदम A1 क्लास के हॉस्पिटल्स हमारे देश में हो, जिससे कि हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो जाए, लोग कम बीमारी से मरे, तब हम मानेंगे कि हमारा देश डेवलप्ड हो गया। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका मानना था कि ग्रामीण इलाकों में गवर्नमेंट इतने अच्छे एजुकेशन फैसिलिटीज़ ले आए, जो पहले के गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं आज के डेट में आपको हमको सबको पता है कि वहाँ पर क्या कितनी पढ़ाइयाँ होती हैं या नहीं होती हैं। तो बेटर एजुकेशन फैसिलिटी अगर हो जाए तो हमारा देश डेवलप माना जाएगा। कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिनका मानना था कि सर डैम्स अगर देश में बन जाएं, बहुत बड़े बड़े डैम्स, जिससे कि हमारा इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी हो जाएगी और हमारा जो एग्रीकल्चर है वो स्ट्रांग होगा तो हमारा देश स्ट्रांग होगा। यानी कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का अलग अलग अर्थ है। आप लोग भी जब डेवलपमेंट सुनते होंगे तो यही सारी चीज़ें, तस्वीरें दिमाग में आती होंगी। चलिए अब इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में चलते हैं हम लोग। तो विकास, डेवलपमेंट का अर्थ है विकास, लेकिन विकास का मतलब बच्चों तुम लोग ये मत समझ लेना, ये सुनो। पहुंचा है आपके गांव में विकास हम नहीं चाहिए। देखो क्या है डेवलपमेंट? डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट सम क्वेश्चंस। यानी जब कभी भी डेवलपमेंट आप सुनेंगे तो कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में एडवांस में आएंगे। क्या? व्हाट वी वुड लाइक टू लिव, यानी हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। हाउ वी वुड लाइक टू लिव, कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक, एक देश को कैसा होना चाहिए। एक देश कब किस परिस्थिति में हम बोलेंगे कि ये देश डेवलप्ड है कि नहीं है, कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना डेवलपमेंट का। आगे, व्हाट आर द इसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर, यानी कि क्या क्या ऐसी जरूरी चीजें हैं जिनको हम अगर कर लेंगे तो हमारा देश डेवलप्ड हो जाएगा। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, देश में जितने भी लोग हैं क्या सबकी जिंदगी अच्छी हो सकती है? ये जो गरीब अमीर अलग अलग इनइक्वलिटीज हैं, क्या वो डिस्पैरिटीज हैं, क्या वो खत्म होंगी? क्या ये देश में सब लोग एक बराबर जी सकते हैं? कैन देयर बी मोर इक्वलिटी सेम, ये सारे सवाल कब आएंगे? जब हम किसके बारे में सोचेंगे? डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे। आगे, एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दिस गोल्स, और इन सारे गोल्स को पूरा करने के लिए जो हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं, ताकि हम इन सारे गोल को अचीव कर सकें, इसी को तो डेवलपमेंट कहते हैं। आगे, डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क। ध्यान दीजिएगा, डेवलपमेंट एक कैसा टास्क है? कॉम्प्लेक्स। अब जिस प्रक्रिया में, जिस वर्ल्ड में इतने सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं, और मैंने अभी आप लोगों को बताया कि डेवलपमेंट का अर्थ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है, तो क्या ये
छोटा मोटा सिंपल टास्क है क्या? नहीं, डेवलपमेंट एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। क्यों? क्योंकि इट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, एवरीवेयर। हर एक क्षेत्र में डेवलपमेंट होता है, चाहे वो इकोनॉमिक्स का क्षेत्र हो। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? सिंपल है कि लिमिटेड रिसोर्सेज से हम कैसे अपने अनलिमिटेड वांट को पूरा कर सके, यही तो इकोनॉमिक्स है। तो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उनका इस प्रकार से इस्तेमाल करना ताकि हम डेवलप भी हो जाएं, हम आगे भी बढ़ जाएं और हमारे लिए कुछ रिसोर्सेज बचे भी। वैसे ही हिस्ट्री के फील्ड में भी डेवलपमेंट हो रहा है, पॉलिटिकल साइंस के फील्ड में भी, मेडिकल फील्ड में भी, हर एक फील्ड में डेवलपमेंट चल रहा है। तो बच्चों, डेवलपमेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर पहले से बेहतर बन जाए, पहले से और अच्छा बन जाए, इसी को तो डेवलपमेंट कहते थे। पहले मान लो मिट्टी के घर में रहते थे, आज पक्का का घर बन गया, तो मेरा डेवलपमेंट हुआ ना। पहले हम पैदल चलते थे, साइकिल से चलते थे, बाद में मोटरसाइकिल खरीद लिए, कार ले लिए, तो डेवलपमेंट इसी को कहते हैं। और डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया है। अब ऐसा तो नहीं है कि आज हमको घर चाहिए, घर मिल गया तो मेरा बस उतना ही डेवलपमेंट। नहीं, डेवलपमेंट का हमेशा एक अलग गोल सेट करते हैं और उस गोल को पूरा करने के लिए हम प्रयास करते हैं, यही तो डेवलपमेंट है। व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। हमने अभी आप लोगों को बताया कि जब कभी भी मैं डेवलपमेंट पढ़ाता था तो क्लास में बच्चों से पूछा करता था और हर बच्चा डेवलपमेंट का अलग अलग अर्थ बताता था। ठीक इसी प्रकार से हमारे देश में भी कोई एक ही प्रकार के इंसान नहीं रहते। कोई किसान है तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं तो कुछ बच्चे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं, तो आदिवासी भी हमारे देश में रहते हैं। अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, तो कुछ ऐसे भी किसान हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं। तो आओ चलो देखते हैं कि डेवलपमेंट का जो मतलब है, अर्थ है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कैसे है। तुम्हारे बुक से ही ये लिया गया है, ये जो स्लाइड लिया है मैंने, ये बुक से लिया है। चलो देखते हैं। कैटेगरी ऑफ पर्सन। डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, यानी अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का अलग अलग अर्थ। लैंडलेस रूरल लेबरर्स, यानी गांव में वैसे मजदूर जिनके पास जमीनें नहीं है। अब उनसे जाके पूछना कभी कि भैया आपके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है, खींच के मारेंगे तुमको। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उनके लिए भी डेवलपमेंट का अर्थ है क्या है, देखो। मोर डेज ऑफ वर्क, तुमको पता है उनके पास जमीनें हैं नहीं, वो दूसरों के यहाँ काम किया करते हैं, खेतों में काम किया करते हैं। लेकिन उसमें एक लिमिटेशन है कि खेतों में, एग्रीकल्चर में सालों भर काम नहीं होता है, सीजनल वर्क्स होते हैं। लेकिन जब सीजनल वर्क करेंगे तो क्या उनके पास, अगर एक साल में वो सिर्फ 3 महीने काम करेंगे तो 3 ही महीने का ना उनके पास पैसा आएगा, बाकी के टाइम तो वो खाली बैठे रहेंगे। तो इनके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या है? अधिक से अधिक काम चाहिए इनको काम मिलना ही इनके लिए विकास है। अगर एक लैंडलेस लेबर जो 365 दिन में 200 दिन ये बेरोजगार घूमता है, अगर इसको 365 दिन में 300 दिन काम मिल जाए, इसके लिए तो यही डेवलपमेंट है ना। इसके अलावा जो वो काम करता है उसका बेटर वेजेस। अब ऐसा नहीं है कि दिन भर काम करे, काम तो मिल गया लेकिन उसका पैसा नहीं मिल रहा है, नहीं। जैसा वो काम करे उसके हिसाब से अगर उसको पैसा भी मिल रहा है तब जाकर के माना जाएगा इसके लिए कि डेवलपमेंट आ गया है। आगे, प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, यानी पंजाब तो जानते ही हो पूरे देश में मशहूर है। यहाँ के पंजाब में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था जिसके चलते वहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ गया था। वहाँ के किसान बहुत प्रॉस्पेरस हैं, यानी कि धनी हैं। उनके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है? यानी उनके पास जमीनें बहुत हैं, फूड ग्रेन्स का अभाव नहीं है, सब कुछ है। अब उस इंसान के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब होगा? assured a high family income through higher support prices for their crops through hard working cheap laborers settled with their children abroad। प्रॉस्पेरस फार्मर के लिए डेवलपमेंट का यही अर्थ होगा कि जो क्रॉप्स ये उगा रहे हैं उनका बेटर प्राइस मिले, यानी अच्छा से अच्छा दाम गवर्नमेंट अगर इनको प्रोवाइड करती है, इनके पास और पैसा आएगा। और इनके लिए वही डेवलपमेंट का मतलब है कि ये अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए एब्रॉड, बाहर के देशों में भेज दें। इनके लिए डेवलपमेंट का बस इतना ही अर्थ है। अब आगे चलते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का अलग अलग अर्थ है। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। हमारे देश में बच्चों कई ऐसे जगह हैं जहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज है ही नहीं, बहुत ही कम इरिगेशन फैसिलिटीज है। यानी वहां के किसान खेती के लिए
पूरी तरह से मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, रेन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। अब उनके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है? उनको सालों भर पानी तो मिल नहीं रहा है, पानी कहाँ से मिल रहा है? सिर्फ रेन से। अब जिस साल मॉनसून अच्छा नहीं आया हो तो उस साल क्या करेंगे? उस साल तो वो भूखे मरेंगे ना। इसलिए उनके लिए डेवलपमेंट का ये अर्थ होगा कि गवर्नमेंट उनको बेटर इरिगेशन फैसिलिटी दे दे, यानी डैम्स बना के दे, उनको अच्छा पानी का व्यवस्था दे दे, चेक डैम्स बना दे गवर्नमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम वहां पे दे दिया जाए, और साथ ही साथ जो फूड या क्रॉप वो उगाए उसका अच्छा प्राइस गवर्नमेंट दे दे। इनके लिए डेवलपमेंट का तो यही अर्थ होगा। आगे, अ रूरल वुमेन फ्रॉम लैंड ओनिंग फैमिली, गांव की एक औरत है जिसके पास जमीन है, उसके लिए क्या होगा डेवलपमेंट का मतलब? कि उसको जो खेती करने के लिए सीड्स हैं सस्ते दाम में मिल जाए, वही उसके लिए डेवलपमेंट है। जो वो प्रोडक्ट उगा रही है क्रॉप्स, अगेन उसका अच्छा मूल्य मिल जाए, यही उसके लिए डेवलपमेंट है। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, शहर में जो यूथ रहते हैं अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, उसके लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब होगा? उसको जॉब मिल जाए, बस यही है उसके लिए डेवलपमेंट। आगे, अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, यानी रिच फैमिली से है, अर्बन फैमिली से, उसके पास सब कुछ है। अब उसको क्या चाहिए? उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब होता है टेक्नोलॉजी और एडवांस हो जाए। भाई कार जो जमीन पे चल रही है उड़ने वाली आ जाए, उसके लिए वही होगा डेवलपमेंट का मतलब। कभी कभी क्या होता है, टू पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पर्सन्स में सीक थिंग्स विच आर कॉन्फ्लिक्टिंग। ऐसा भी होता है कि कोई एक चीज किसी के लिए डेवलपमेंट है तो किसी के लिए डेवलपमेंट नहीं है, ऐसा भी होता है। एक ही चीज है लेकिन किसी के लिए वो डेवलपमेंट है तो किसी के लिए नहीं है। एग्जाम्पल से समझो। पहला, अ गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच एज फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर, यानी एक लड़की जो है हमारे सोसाइटी में, तुमको अगेन हम बताएं कंजर्वेटिव सोसाइटी है, तो लड़कियों को उतना फ्रीडम नहीं दिया जाता था हमारे देश में, आज दिया जाता है, लेकिन अभी भी लड़कियों को उतना फ्रीडम या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है जितना कि लड़कों को मिलता है। तो एज अब एक मान लो दो भाई बहन हैं, ये है चिंकी और ये है चिंकू, ये दोनों भाई बहन हैं। चिंकी बोलती है, आई वांट फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी लाइक यू ब्रदर। तुम कभी भी घूमने चले जाते हो, दोस्तों के साथ कहीं भी चले जाते हो, मम्मी पापा तुमको टोकते नहीं, तो मुझे फ्रीडम चाहिए तुम्हारे जैसा। और घर का मैं जो काम में हाथ बटाती हूँ मम्मी का, किचन के कामों में, उस काम में सिर्फ मैं ही क्यों हाथ बटाऊं, तुम भी हाथ बटाया करो। ऐसा कौन मानता है? चिंकी। और चिंकी के लिए यही डेवलपमेंट है कि भाई हमको अपने भाई के जैसा फ्रीडम अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वो भी मेरे हाउस होल्ड के काम में सिर्फ मैं ही क्यों काम करूं, मम्मी का हाथ वो भी बटाए किचन में, सिर्फ मैं ही क्यों। लेकिन इसका भाई कहेगा क्या बोली? तो किसी एक के लिए कोई भी चीज डेवलपमेंट है तो दूसरा उसको ऐसा हो सकता है कि वो उसके लिए डेवलपमेंट ना हो या वो उसको ना माने, कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन हो जाता है यहाँ पे। तो अ गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्स द हाउस होल्ड वर्क, यानी लड़की चाहती है कि घर के कामों में भी उसका भाई मदद करे, बट हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस। ऐसा भी हो सकता है कि उसका भाई को ये अच्छा ना लगे। सेम आगे, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट में वांट मोर डैम्स। ध्यान देना यहाँ पे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा डैम चाहिए, क्योंकि डैम से बिजली बनती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनता है। आपको पता है कि मान लो ये नदी है, नदी को हम के पानी को रोकना ही तो डैम कहलाता है ना। नदी के पानी को हमने रोक दिया, रोकने से यहाँ पर रिजर्वायर क्रिएट हो जाता है, खूब सारा पानी, और यहाँ पर अपनी मन मर्जी हिसाब से पानी छोड़ा जाता है, और वो पानी टरबाइन पे गिरता है जिससे कि बिजली बनती है। और ये बिजली बनती है तो बिजली कहाँ जाता है बन के? तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जाती है। तो हम ये देखे हैं कि डैम बनने से किसको फायदा होगा? बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत फायदा होगा। तो ये तो चाहेंगे कि अधिक से अधिक डैम बने, बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिसरप्ट द लाइफ्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड सच एज ट्राइबल्स। लेकिन ये डैम बनने से ये जो हजारों एकड़ का एरिया जो कि पानी में सबमर्ज हो गया, डूब गया, वहां पर पहले ट्राइबल्स रहा करते थे, तो क्या ट्राइबल्स को अच्छा लगेगा कि डैम बने? नहीं लगेगा, क्योंकि वो सदियों से इसी नदी के किनारे अपना छोटा छोटा सा घर बना के रहा करते थे, गांव में रहा करते थे। लेकिन अब यहाँ नदी में बन गया डैम, डैम के बनने से यहाँ रिजर्वायर क्रिएट हो गया, पानी का पॉन्ड, बड़ा सा तालाब क्रिएट हो गया। और क्योंकि नदी का पानी रुक गया ना तो नदी का पानी जब रुकेगा तो पानी किधर जाएगा? इस साइड में जाएगा,
तो इस एरिया में रहने वाले सभी आदिवासी के जमीन कहाँ जाएंगे बेचारे, हट जाएंगे। तो डैम बनना एक ही है, डैम, लेकिन डैम है डेवलपमेंट किसके लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, लेकिन ट्राइबल्स के लिए वो क्या है, डिस्ट्रक्शन, यानी एक का विकास दूसरे का विनाश बन सकता है। डिस्ट्रक्शन मतलब तबाही होता है। तो ध्यान देना, ये बिजनेसमैन चाहते कंस्ट्रक्ट मोर डैम्स, आई कैन गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, ज्यादा डैम बनेगा तो ज्यादा बिजली मिलेगा। लेकिन ये जो ट्राइबल है हमारे देश का, ये मानते हैं बट आई विल बी डिस्प्लेस्ड एज द लैंड विल बी सबमर्ज्ड आफ्टर मेकिंग द डैम। डैम बनाने से हमारे घर, हमारे जमीन सब डूब जाएंगे। तो ये भी एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों दिमाग में रखना है कि ऐसा जरूरी नहीं कि किसी एक इंसान के लिए डेवलपमेंट जो है वो सबके लिए डेवलपमेंट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक का डेवलपमेंट दूसरे का डिस्ट्रक्शन बन जाए। अब इस पूरे कहानी से हम लोगों ने क्या देखा कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का अलग अलग अर्थ होता है। चलो देखते हैं। सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, यानी इतना कुछ पढ़ाई करने से दो चीजें तो बच्चों क्लियर हो गई। क्या? पहला, डिफरेंट पर्संस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, यानी अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का अलग अलग मतलब है। जैसे हमने बताया ना, तुम फार्मर्स के लिए डेवलपमेंट का अर्थ क्या था, उनके सीड्स का उचित दाम मिल जाए, ठीक है, उनको बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज मिल जाए। इसी तरह से हमने देखा बिजनेसमैन के लिए क्या हो गया डेवलपमेंट का अर्थ, उनको बेटर इलेक्ट्रिसिटी मिले। इसी तरह से हमने गर्ल के लिए देखा, लड़की के लिए उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, पढ़ाई में हर एक चीज में फ्रीडम चाहिए। इसी तरीके से अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का अलग अलग अर्थ होता है। लेकिन व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो किसी एक के लिए डेवलपमेंट है मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, वो दूसरे के लिए डेवलपमेंट नहीं है, इट मे इवन डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, वो दूसरे के लिए खतरनाक भी हो सकता है। इनकम एंड अदर गोल्स, कहने का ये मतलब है कि डेवलपमेंट के लिए, किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए, किसी भी देश के विकास के लिए इनकम बहुत जरूरी चीज है। लेकिन क्या इनकम पर्याप्त है? क्या सिर्फ इनकम या पैसा कमा लेना ही डेवलपमेंट है? नहीं बच्चों, सिर्फ पैसा कमा लेना ही डेवलपमेंट नहीं कहलाता है, क्योंकि पैसे के साथ और भी गोल्स होती हैं। एक इंसान है, हाँ ठीक है, इसके माइंड में ये रहता है कि इसको चाहिए मनी, पैसा कमाना है, यही पैसे से ही सब कुछ खरीदेगा, चाहे वो घर खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा, सब कुछ कर देगा। लेकिन अगर ये सवाल आता है कि क्या पैसा ही सब कुछ है विकास के लिए? नहीं, पैसे के अलावा कुछ और चीजें होती हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में। क्या क्या चीजें होती हैं? पैसा तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन पैसे के अलावा और क्या क्या चीजें हैं ये डिस्कस करेंगे हम लोग। वी कंक्लूड व्हाट पीपल डिजायर आर, है कि काम उसको लगातार मिले, रोज मिले। ऐसा नहीं है कि आज 10 दिन काम करेंगे, 5 दिन घर बैठेंगे, ऐसा कोई नहीं चाहता। रेगुलर वर्क तो चाहिए ही सबको। उसके बाद बेटर वेजेस, यानी कि जो पैसा वो काम के बदले कमा रहा है वो थोड़ा अच्छा मिले, ज़्यादा मिले। डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, जो फार्मर्स हैं, प्रोड्यूस करते हैं फूड ग्रेन्स, उनको क्या चाहिए कि उनका जो क्रॉप है, फूड ग्रेन है, उसका डिसेंट प्राइस मिले, यानी कि अच्छा प्राइस मिले। टू अदर और अदर प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस, या जो भी प्रोडक्शन इस संसार में होता है, दुनिया में कोई भी प्रोडक्शन करता है, चाहे इंडस्ट्रीज में करता है, कहीं भी करता है, उसका मेन मकसद तो यही होता है ना कि जो वो प्रोड्यूस कर रहा है उसके बदले में बढ़िया उसको पैसा मिले, इनकम मिले। तो हाँ, ये हम क्लियरली कह सकते हैं कि इनकम एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी डेवलपमेंट में। लेकिन क्या सिर्फ इनकम ही है? आगे देखो, इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम, यानी कि ये सभी चीजें, रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस, डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स या प्रोडक्ट्स, ये किस लिए है? क्योंकि लोग क्या चाहते हैं? मोर इनकम, यानी लोगों को अधिक से अधिक क्या चाहिए? पैसा चाहिए। बिसाइड्स इनकम पीपल ऑल्सो सिक थिंग्स लाइक, इनकम के अलावे भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लोगों को चाहिए होती हैं। पहला, इक्वल ट्रीटमेंट। इक्वल ट्रीटमेंट हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो बेस्ड हो एज के आधार पे, चाहे वो बेस्ड हो कोई रेस के आधार पे, जेंडर के आधार पे, ये नहीं होना चाहिए वर्क एनवायरनमेंट में। एक एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे। एक मेन है और एक वीमेन है, दोनों ने खूब मेहनत करके एग्जामिनेशन का तैयारी की, दोनों बन गए पुलिस में इंस्पेक्टर। लेकिन होता क्या है कि जो बॉस है ना, वहाँ के इंस्पेक्टर, जो ऑफिस के जो इन दोनों के बॉस हैं,
वो अधिक से अधिक काम किसको देते हैं? मेन को। और इनको बोलते हैं वीमेन को, सेम पोस्ट पे हैं, सेम जगह पे हैं, वो क्या बोलते हैं कि आप एक फीमेल हैं इसलिए आप ऑफिस में ही बैठी रहिए, ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बेचारी देख रही है, बेचारी इसलिए क्योंकि इनके साथ भेदभाव हो रहा है कि भाई जो भी अच्छा काम कर रहा है, पेपर में नाम, खूब नाम हो रहा है, किसका हो रहा है? इसका। प्रमोशन भी जल्दी होगा, किसका? ये जो फार फील्ड में काम कर रहा है। इनके साथ ऐसा नहीं होगा। तो इनको जब यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो क्या सिर्फ पैसा ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेवलपमेंट के लिए? नहीं। तो पैसे के अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको क्या कहा जाता है? इक्वल ट्रीटमेंट। यानी जो लोग भी वर्क प्लेस पे काम करें सबके साथ एक बराबर व्यवहार, समानता का व्यवहार जरूर होना चाहिए। दो लोग हैं, एक को बॉस बहुत मानेंगे, दूसरे को नहीं मानेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरे को खराब लगेगा। सिर्फ पैसा ही फैक्टर नहीं है, ट्रीटमेंट भी कैसी चाहिए? इक्वल चाहिए। अगला है फ्रीडम। फ्रीडम से कहने का मतलब है, मान लो आप बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत क्रिएटिव है, आपके जो माइंड में बहुत सारे नए 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 थॉट्स आते रहते हैं ना, और आप उस थॉट को लेकर के जाते हो अपने बॉस के पास, बोलते हो कि सर इस जगह पे ना हम लोग थोड़ा ऐसे कर सकते हैं सर, क्रिएटिव, हमको फ्रीडम दीजिए, आज़ादी दीजिए, हम कुछ नया करके दिखाना चाहते हैं। बॉस बोलेगा कि ज़्यादा क्रिएटिव होने का जरूरत नहीं बाबू, जाओ बैठ जाओ अपनी जगह पे। कैसा लगेगा आपको? आपको यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का फ्रीडम नहीं मिला, यानी कि आप जो चाहते हैं आप नहीं कर सकते ऐसे वर्क प्लेस पे। इसके अलावा सिक्योरिटी से कहने का मतलब ये है कि मान लो कि आज आपको 2 लाख के सैलरी वाली जॉब मिल गई, ठीक है, आप जॉब करने भी लगे, लेकिन जब आप वहाँ पर जाते हैं जॉब करने तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर किसी का भी जॉब सिक्योर नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कि आज हम नौकरी कर रहे हैं कल हमको निकाल दिया जाए। आजकल प्राइवेट जॉब्स में बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि आप श्योर नहीं होते हो कि आप वहीं पर रहोगे, वहीं पे जॉब करोगे। तो जॉब सिक्योरिटी जहां पर नील रहेगी, अगर आपको पता चलेगा आप 2 लाख ही महीना क्यों ना कमाए, आपको पता चलेगा कि कल कभी भी आपको यहां से लात मार के भगाया जा सकता है, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप खुश रहेंगे? नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। आगे है रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। और रिस्पेक्ट किसको नहीं चाहिए भाई? आपको एक बहुत अच्छी जॉब मिली है जहां पर आपकी सैलरी 2 लाख है और आप रोज बॉस के केबिन में जाते हो और गाली सुनते हो, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये जरूरी है कि पैसा तो चाहिए ही चाहिए डेवलपमेंट के लिए, लेकिन पैसे के साथ साथ इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, जॉब सिक्योरिटी और रेस्पेक्ट, ये सभी चीजें चाहिए। क्यों? क्योंकि मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट वी नीड टू लिव। सिर्फ पैसा ही एक ऐसा चीज नहीं है जो हमको जीने के लिए चाहिए। देखो, पैसा तो आ गया, लेकिन अगर खुशी नहीं आई, हमारा वर्क प्लेस अच्छा नहीं रहा, लोग अगर आपकी बातों का कद्र ना करें, आपको रेस्पेक्ट ना करें, तो फिर वो पैसा किस काम का? बस यही ये बोलना चाहता है कि पैसा चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट के लिए पैसे के साथ साथ और भी चीजें चाहिए, जैसे ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया। देखो कुछ एग्जाम्पल है। If you get a job in a far off place, before accepting it, you would try to consider many factors. मान लो आपके घर से बहुत ही दूर आपको नौकरी लगी है, लेकिन ज्वाइन करने से पहले आप बहुत सारे फैक्टर को कंसीडर करोगे। अपार्ट फ्रॉम इनकम, पैसा तो मिल रहा है, लेकिन पैसे के अलावे भी आप बहुत सारी चीज़ों को दिमाग में सोचोगे कि कितना दूर है घर से, मैं कितना दूर जाऊंगा, क्या पता वहाँ जाऊं और कल को कोई जॉब से मुझे निकाल दे तो मैं तो फिर कहीं का नहीं रहूंगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें, आप इनकम तो सोचते ही हैं, लेकिन इनकम के अलावे सच एज फैसिलिटीज़ फॉर योर फैमिली। मान लो किसी ऐसे जगह जॉब कर रहे हो, दूर में जॉब कर रहे हो, लेकिन वो कंपनी आपके परिवार के लिए भी फैसिलिटी दे रहा है, मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है, आपके बच्चों के लिए एजुकेशन फैसिलिटी दे रहा है, तो आप अच्छा सोचोगे ना कि ठीक है भाई, मैं दूर भले ही हूँ लेकिन मेरे परिवार का तो भला कर रहा है मेरी कंपनी। ये सब चीज़ें हैं। वर्किंग एटमॉस्फेयर, जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ का कल्चर कैसा है, क्या लोगों को फ्री छोड़ा जाता है मतलब अपना क्रिएटिविटी या माइंड शो करने के लिए कि नहीं, ये सब चीज़ें। और अपॉर्चुनिटी टू लर्न, क्या वहाँ कुछ नया सीखने का मौका है। जॉब में भी क्या होता है कि कभी कभी लोग बहुत ही सेचुरेटेड हो जाते हैं। सेचुरेटेड का मतलब रोज एक ही प्रकार का काम, डेली एक ही काम करो, अब उसमें कुछ नया सीखने को बचा ही नहीं। तो कितने लोग होते हैं ना जो उस जॉब को छोड़ देते हैं, क्योंकि जॉब करते करते सीखने का जो मजा है ना, ऐसे जगह जॉब करो जहां रोज कुछ नया सीखने को मिले, डेली कुछ नया सीखोगे तो आपके लिए जॉब एक चैलेंज भी रहेगा। आप रोज एक इंथुजियाज्म के साथ चैलेंजिंग मूड में जाओगे कि आज मुझे कुछ नया करना है, कुछ नया सीखना है, तब जाकर के आपके लिए एक इनकम तो आ ही रहा है, पैसा तो आ ही रहा है, लेकिन साथ में आपको वहां कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं, यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। मान लो सिचुएशन आ गया, पैसा आ रहा है लेकिन अब कुछ सीखने को बचा नहीं, तो फिर लाइफ में कुछ बचा ही नहीं ना आगे।
इन अनदर केस अ जॉब में गिव यू लेस पे, ऐसा हो सकता है कि किसी जॉब में आपको कम सैलरी मिले, मान लो 30,000 रुपए महीना ही मिले, बट में ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट इनहांसेस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। लेकिन ये जॉब आपका रेगुलर है, कोई आपको यहां से हटा नहीं सकता है, निकाल नहीं सकता। एग्जाम्पल गवर्नमेंट जॉब्स, सैलरी भले ही कम हो लेकिन आपको वहां से कोई हटा नहीं सकता, निकाल नहीं सकता, तो आप खुश रहेंगे। आपके माइंड में एक फीलिंग रहेगी सिक्योरिटी का, सिक्योर फीलिंग, हमको कोई हटा नहीं सकता है, निकाल नहीं सकता है। आगे, another job however may offer high pay but no job security and also no time for your family, this will reduce the sense of security and freedom। कहने का मतलब ये है कि मान लो कहीं पे आपको 5 लाख सैलरी वाली जॉब मिल गई है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि कल आपके साथ क्या हो, आपको कब हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए। और इसके अलावा ये पैसा ज्यादा दे रहा है और आपको बंद करके रखा है एक रूम में कि आपको ना तो अपने परिवार के लिए समय निकालना है, ना किसी घर वालों से बात करना है, कुछ भी नहीं, आपको फ्रीडम छोड़ा ही नहीं, आपको पैक करके रख दिया है। तो आपको कैसा लगेगा? आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो यहां पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे के साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट में। बस ये टॉपिक यही समझाना चाह रहा है आपको कि इनकम एंड अदर गोल्स, पैसा तो चाहिए लेकिन उसके अलावा और भी चीजें चाहिए। फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट मिक्स ऑफ गोल्स, इसीलिए डेवलपमेंट के लिए लोग देखते हैं मिक्स ऑफ गोल्स, यानी इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, यहां मिक्स है। आगे, अ सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट में अलाउ वुमेन टू टेक अप अ वेराइटी ऑफ जॉब और रन अ बिजनेस। अगर मान लो काम जहां पर कर रही हैं औरतें, वहां का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा सेफ है, सिक्योर है, तो वीमेन को बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा कि वो पर्सनल डेवलपमेंट भी कर पाएं और साथ ही साथ अपने परिवार का भी डेवलपमेंट कर पाएं। आगे, द डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगेन सेम चीज़ मैंने आपको बता दिया कि डेवलपमेंट का मतलब पैसा कमाना होता है, ऐसा नहीं है कि पैसा कमाना नहीं होता, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे फ्रीडम, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, सिक्योरिटी एट्सेट्रा। बस ये ध्यान रखना, और एग्जाम में आता है कि पैसे के अलावा, इनकम के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये वाला पॉइंट ये याद रखना, ध्यान में रखना कि पैसे के अलावा क्या क्या चीज़ और इंपॉर्टेंट होती है व्यक्ति के डेवलपमेंट के लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए, नेशनल डेवलपमेंट, जानते ही हो नेशन का मतलब क्या होता है? कंट्री। और अब चलेंगे हम लोग कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। डिफरेंट पर्सन्स कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है और ये पर्सन सी है। अगर इन तीनों से पूछोगे कि कब आप कह सकते हैं कि कोई एक देश डेवलप्ड है कि नहीं है, हो सकता है कि पर्सन ए कुछ अलग चीज बताए, ये बताए कि जो देश साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है वो डेवलप्ड है। हो सकता है कि बी अगेन कोई नया चीज बताए, बोले कि जिस देश में एडुकेशन अच्छा है वो देश डेवलप्ड है। सी अलग बताए, कह सकता है कि जिस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह अच्छी हो वो देश डेवलप्ड है। यानी फिर से कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन आ गया, अलग अलग, यानी अलग अलग लोगों से नेशनल डेवलपमेंट के बारे में अगर आप बातें करेंगे तो अलग अलग लोग, हो सकता है कि उनके माइंड में अलग अलग चीजें चले। टॉपिक एक ही है, नेशनल डेवलपमेंट, कंट्रीज डेवलपमेंट, लेकिन अलग अलग लोगों के माइंड में अलग अलग बातें होती हैं उस डेवलपमेंट के बारे में, या उनकी थिंकिंग, नोशन, धारणाएं अलग अलग होती हैं। आगे, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। लेकिन सवाल तो ये है भाई, दुनिया में इतने सारे देश हैं, कैसे आप कंपेयर करेंगे कि कौन सा देश डेवलप्ड है कि अंडर डेवलप्ड है कि डेवलपिंग है? कैसे पता चलेगा? ये आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे पता करेंगे। कि जैसे इंसान को तो देखना आसान है ना, कि किसी के घर में गाड़ी खरीदा गया, घर आ गया तो वो डेवलप्ड है, लेकिन एक देश के बारे में कैसे हम लोग पता करेंगे? आओ सीखते हैं। देन हाउ टू फाइंड आउट विच नेशन इज डेवलप्ड एंड अदर्स अंडर डेवलप्ड। कैसे ये पता करेंगे? बहुत बड़ा सवाल है कि कौन सा देश डेवलप्ड होगा और कौन सा देश डेवलप्ड नहीं है, ये कैसे पता करें? चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स इन द क्लास डिफर इन देयर हाइट। क्लास में भी आप देखते हैं कोई इंसान, कोई बच्चा क्लास में कोई बच्चा 5 फीट का होता है, तो ऐसा भी है कोई बच्चा 6 फीट का भी होता है। अलग अलग हाइट के बच्चे होते हैं क्लास में, कभी देखे हो सेम हाइट के? नहीं। हेल्थ भी अलग अलग, कोई बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है तो कोई बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला होता है। टैलेंट्स, कोई टॉपर होता है क्लास का तो कोई बैक बेंचर होता है, कोई एकदम बहुत ही कम नंबर लाता है। पता नहीं अब तुम लोग किस में आते हो, लेकिन ठीक है, टैलेंट के आधार पर भी अलग अलग होते हैं, डिफर करते हैं बच्चे क्लास में। इंटरेस्ट भी उनकी अलग अलग होती है, किसी को स्पोर्ट्स पसंद होता है, किसी को डांसिंग पसंद होता है, किसी को म्यूजिक पसंद होता है।
द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टूडियस वन। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा हेल्दी है, स्वस्थ है, वो बहुत पढ़ने में भी तेज हो, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी द फ्रेंडलीस्ट वन। ऐसा भी हो सकता है कि जो टॉपर है वो फ्रेंडली नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वो पढ़ने में तो बहुत तेज है लेकिन उसका दोस्ताना व्यवहार नहीं है, यानी कहने का मतलब है वो और बच्चों के साथ फ्रेंडली नहीं है, वो कंजर्वेटिव है, अलग रहना पसंद करता है। लेकिन सवाल ये उठता है इस एग्जाम्पल से कि हम तब कंपेयर कैसे करें। सवाल का जवाब यहां है, वी यूज डिफरेंट क्राइटेरियन टू चूज अ स्पोर्ट्स टीम। अगेन, जब हमको स्पोर्ट्स टीम चूज करना होगा तो हम किसको लेंगे? हेल्दी, उस बच्चे को लेंगे जो हेल्दी है, जिसको स्पोर्ट्स में रुचि है उसको लेंगे। अगर एक डिबेट टीम ऑर्गेनाइज करना होगा तो इंटेलिजेंट वाले बच्चे को लेंगे। अगर एक म्यूजिक टीम में बच्चों को लेना है तो कौन से बच्चे को लेंगे? जो अच्छा गाता हो, जो सिंगर हो। टू ऑर्गेनाइज पिकनिक, अगर पिकनिक ऑर्गेनाइज करने के लिए किसी बच्चे को लेना है तो उस बच्चे को लेंगे जो ज़्यादा फ्रेंडली हो, जो ज़्यादा सोशल है क्लास में। यूजुअली इसी प्रकार से वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन्स एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी भी इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स को पकड़ने के लिए, किसी भी इंसान से काम करवाने के लिए किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स का होना जरूरी नहीं है। हम एक से अधिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हैं, जैसे कि एग्जांपल में मैंने बताया। इसी प्रकार से फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, जब हम देशों की तुलना करेंगे, वी टेक वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउएवर देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। यानी जब देशों का तुलना करेंगे कि कौन सा देश डेवलप्ड है कि अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, तो उसमें पहला इनकम तो जरूर रखेंगे कि हाँ भाई किस देश के पास पैसा ज़्यादा है या नहीं है। लेकिन सिर्फ पैसा ही नहीं रहेगा, पैसे के अलावे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम कंसिडर करेंगे। और वो कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे ये आगे के स्लाइड्स में आप लोग पढ़ेंगे। कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड दैन अदर्स विथ लेस इनकम। ये ऑब्वियस सी बात है कि वैसा देश जहाँ के लोगों का इनकम ज़्यादा है वो देश ज़्यादा डेवलप्ड होगा, और वैसा देश जहाँ के लोगों के पास पैसा कम है, इनकम कम है, मनी कम है, वो लेस डेवलप्ड होगा। इसका सीधा मतलब है कि मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीडेड। यानी जहाँ के लोग ज़्यादा पैसा कमाएंगे वो और बढ़िया से ज़िंदगी जी सकते हैं ना। ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा अच्छा घर, ज़्यादा पैसा मतलब ज़्यादा अच्छी गाड़ी, ज़्यादा पैसा मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कहने का आशय यह है कि जिस देश के पास ज़्यादा इनकम होगा उस देश को वो देश ज़्यादा डेवलप होगा। ये ऑब्वियस सी बात है कि जिस देश के पास ज़्यादा पैसा होगा वो ज़्यादा डेवलप कहलाएगा, सिंपल। तो नेशनल इनकम क्या है? यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है आपके बुक में, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नेशनल इनकम या इनकम ऑफ अ कंट्री किसको कहा जाता है? इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड नेशनल इनकम और टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में कभी कभी एग्जाम्स में आ जाता है। होता क्या है समझिएगा, देश में जितने भी लोग हैं सबके इनकम को जोड़ दो, प्लस कर दो। देश में जितने भी लोग रहते हैं ना, कमाते हैं ना, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे वो इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स हों, या बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, या ट्रांसपोर्टेशन वाले हों, देश में जितने भी, मैं कमाता हूं, आपके पेरेंट्स कमाते हैं, मम्मी कमाती हैं, भाई कमाता है, सबके पैसे को जोड़ दो। यानी देश में जितने भी लोग अर्न कर रहे हैं पैसा, सबके पैसे को जोड़ दोगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? देश का टोटल इनकम या नेशनल इनकम या इनकम ऑफ अ कंट्री। बहुत ही आसान है, देश में जितने भी लोग कमा रहे हैं सबके पैसे को जोड़ दो, ऐड कर दो, नेशनल इनकम निकल गया। ठीक है, तो नेशनल इनकम निकल गया तो इससे हम पता कर सकते हैं क्या नेशनल इनकम से कि कौन सा देश ज़्यादा धनी है या नहीं है? चलिए देखते हैं आगे। हाउएवर, फॉर कंपैरिजन टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। देखो, नेशनल इनकम या टोटल इनकम का कॉन्सेप्ट तो आया कि भाई देश में जितने भी लोग रह रहे हैं सबके पैसे को जोड़ दो तो पता चल जाएगा किस देश के पास कितना पैसा है। लेकिन कंसीडर करो हमारा देश इंडिया, जहां का 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है। ठीक है, गरीबी तो है लेकिन इतना बड़ा पॉपुलेशन है, अगर इस देश के पॉपुलेशन के लोगों का इनकम जोड़ोगे तो दुनिया का सबसे धनी देश कौन कहलाएगा? इंडिया, चाइना, जिसका पॉपुलेशन ज्यादा है।
इंडिया और चाइना जैसे देश तो दुनिया के सारे देशों को तोप देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जनसंख्या अधिक है। सबके पैसे को जोड़ोगे तो कोई देश टिकेगा हमारे सामने? नहीं। जबकि छोटे छोटे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज है, जैसे इंग्लैंड है, स्विट्जरलैंड है, जो कि इंडिया से बहुत धनी है, लेकिन उनका पॉपुलेशन कम है, इसलिए वो दिखाई ही नहीं देंगे ना यहाँ पे, उनका तो रैंक बहुत पीछे चला जाएगा। तो नेशनल इनकम या टोटल इनकम का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से फेल हो गया। यानी ये पता नहीं चल पाएगा इससे कि कौन सा देश ज़्यादा धनी है या कौन सा देश गरीब है, क्योंकि इसमें वही देश जीतेंगे जिनका जनसंख्या ज़्यादा है। तो इंडिया जैसे देश, चाइना जैसे देश जिनका पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनका नेशनल इनकम तो सबसे ज़्यादा होगा ही होगा, उस समय इंडिया टॉप पे दिखेगा। आगे, इसीलिए द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज इनकम केम, यानी केम इनटू एग्जिस्टेंस लिख सकते हो, यानी कि अब आया किसका कॉन्सेप्ट? एवरेज इनकम का। अब ये नया टर्म कहां से आ गया भाई? अब एवरेज इनकम क्या है समझना ध्यान से। एवरेज इनकम इसी को कहा जाता है पर कैपिटा इनकम। समझाएंगे। द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। हमने टोटल इनकम तो पहले ही निकाल लिया था, देश में जितने भी लोग कमा रहे थे सबके पैसे को जोड़ दिए तो क्या निकल गया? टोटल इनकम। लेकिन जब टोटल इनकम में से टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देंगे लेकिन जब टोटल इनकम में से टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देंगे, देश में जितने भी लोग कमा रहे थे उसको क्या कहते हैं? टोटल इनकम। और टोटल इनकम में से हम अगर टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देंगे तो यही हमारा निकल जाएगा क्या? एवरेज इनकम, यानी एक इंसान का इनकम। इसीलिए इसको कहा जाता है पर कैपिटा इनकम। एक एग्जांपल से समझाएंगे। मान लो ये आपका क्लास है, क्लास में टोटल 10 बच्चे, मान लो 10 बच्चे हैं क्लास में। 10 बच्चों की हाइट में से 10 में से 5 बच्चों की हाइट है 5 फीट, उसके अलावा बाकी बच्चों की हाइट है 6 फीट, 7 फीट, 4 फीट, 3 फीट, इस तरह से हाइट है। तो क्लास का जब एवरेज हाइट निकालना होगा तो क्या करोगे? जितने भी बच्चे हैं सबके हाइट को क्या करोगे? प्लस कर दोगे, जोड़ दोगे। और किससे डिवाइड करोगे? 10 से। तो एवरेज हाइट क्लास की निकल जाएगी, यानी एक बच्चे की हाइट निकल जाएगी। सेम कॉन्सेप्ट है इनकम में, यानी देश का जो टोटल इनकम हम लोग जोड़े थे उसमें से टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर देंगे तो किसका इनकम निकलेगा? एक इंसान का। और इसी इनकम को क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम। चलो देखते हैं आगे। एवरेज इनकम इक्वल टू टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। मैंने आपको बता दिया क्या करेंगे हम लोग? टोटल इनकम जितने भी लोग देश में कमा रहे हैं सबके पैसे को जोड़ दो और टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे, तब आ जाएगा समझ में। तब इंडिया का भाई पॉपुलेशन भी तो बड़ा है, नीचे चला आएगा कंट्री जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से ध्यान देना, जो कि वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। रिच कंट्री किसको कहा जाएगा? ये डेटा है 2016 का। वैसा देश जहां का एक इंसान US डॉलर 12,236 पर एनम, यानी एक साल में अगर किसी देश का कोई एक इंसान 12,236 डॉलर या उससे ज़्यादा कमाता है, वैसे देश को कौन सा कंट्री कहेंगे? रिच नेशन कहेंगे, रिच कंट्री कहेंगे। लो इनकम कंट्री यानी गरीब देश किसको कहेंगे? वैसा देश जहां का एक इंसान एक साल में 1,005 अमेरिकन डॉलर या उससे कम कमाता है, उस देश को क्या कहेंगे? लो इनकम कंट्री। ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है, याद रखना। और हमारा देश इंडिया कहां पर आता है? हमारे देश का एक इंसान US डॉलर 1840 पर एनम, यानी एक साल में 1840 US डॉलर कमाते हैं, जो कि लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है। यानी कि हम ना तो एकदम नीचे में हैं, हाँ नीचे ही हैं, नीचे से थोड़ा ऊपर है, ठीक है ना, क्योंकि 1005 अगर रहता या उससे नीचे तो हम लोग गरीब रहते, थोड़ा सा ऊपर है। US डॉलर 1840 है हमारा। तो ये 2016 के डेटा के हिसाब से है। और आई होप कि ये पूरा का पूरा स्लाइड आप लोगों को समझ में आ गया। सवाल ये उठता है, जैसे मैंने बताया कि नेशनल इनकम से किसी भी कंट्री का एक्चुअल इनकम पता नहीं चल पाता था। क्यों नहीं पता चल पाता था? कि वैसे देश जिनका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता था वो सबसे ऊपर दिखते थे। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको कहा जाता था एवरेज इनकम का, यानी देश में जितने भी लोग कमा रहे हैं उनमें से टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दो तो एक इंसान का इनकम निकल जाएगा। लेकिन क्या एवरेज इनकम जो है
क्या ये एफिशिएंट है? क्या ये एफिशिएंट तरीका है फाइंड आउट करने का, पता लगाने का कि कौन से कंट्री का कि किस कंट्री का इनकम कितना है? क्या ये एफिशिएंट वे है पता करने का? चलिए देखते हैं। तो ये लिमिटेशन पढ़ेंगे हम लोग एवरेज इनकम का। आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे लिमिटेशंस ऑफ एवरेज इनकम। एवरेज इनकम हाइड डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता, यानी एवरेज इनकम जो है वो असमानता को छुपा देता है, हाइड कर देता है। कैसे? ध्यान दीजिएगा, आपके बुक का ही एग्जांपल है। यह है कंट्री, कंट्री ए और कंट्री बी, दो ही देश है। मान लो अभी दुनिया में दो ही देश हैं, एक कंट्री ए और एक कंट्री बी। कंट्री ए में भी 5 लोग रहते हैं और कंट्री बी में भी 5 लोग रहते हैं। ध्यान देना, कंट्री ए में पहला आदमी कमाता है 9,500, दूसरा 10,500, तीसरा 9,800, 10,000, 10,200। तो इनका एवरेज इनकम चलो निकालते हैं। क्या है एवरेज इनकम निकालने का तरीका? है 9,500, 10,500, 9,800, 10,000, 10,200। इन सबको जोड़ दो एवरेज इनकम निकालने के लिए। कंट्री ए का जोड़ रहे हैं, तो जब जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद ये आएगा कितना? 50,000। ठीक है, तो इस देश का टोटल इनकम कितना निकला? 50,000। और हम लोग डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पीपल से, कितने लोग देश में हैं? 1 2 3 4 5 एवरेज इनकम निकालने के लिए। तो इस देश का एवरेज इनकम कितना निकलेगा? 10,000। देखो एवरेज यहां पे लिखा हुआ है 10,000। अब चलते हैं कंट्री बी में। कंट्री बी में पहला इंसान कमाता है 500, दूसरा भी 500, तीसरा भी 500, चौथा भी 500, लेकिन जो लास्ट इंसान है 5वां, ये कमाता है 48,000। कितना असमानता है, एक इंसान के पास बहुत पैसा और बाकी लोगों के पास बिल्कुल नहीं पैसा। तो चलो देखते हैं, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 500, 500, 500, 500 प्लस 48,000। इसको भी जोड़ोगे तो 50,000 आएगा। इसका भी जो एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा? 10,000। लेकिन तुमसे अगर पूछा जाए कि इन दोनों देशों में किस देश में रहना पसंद करोगे, तो तुम हमेशा ऑप्शन ए को चूज करोगे। क्यों चूज करोगे? क्योंकि यहां लोग लगभग एक बराबर हैं, लोगों का इनकम एक लेवल पे है, एक जैसे हैं। लेकिन क्या तुम कंट्री बी में रहना पसंद करोगे? नहीं। क्यों? जबकि एवरेज इनकम तो सबका सेम ही है, सेम ही आया है। 10,000 रुपया यहाँ का हर एक इंसान कमा रहा है। लेकिन सच्चाई यहां पर है, देखो एवरेज इनकम तो दोनों का सेम ही है ना। एवरेज इनकम तो दोनों देशों का सेम ही है। तो एवरेज इनकम के हिसाब से एक बंदा कितना कमा रहा है? 10,000। लेकिन एक्चुअल में यहाँ असमानता ज्यादा है, यानी गैप ज्यादा है। एक इंसान 500 कमा रहा है तो एक इंसान 48,000 कमा रहा है, इतना गैप है। तो एवरेज इनकम का ये लिमिटेशन है, कमी कह सकते हो कि ये डिस्पैरिटी यानी असमानता को छुपाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो तुम्हारे क्लास का एग्जांपल है। क्लास में बच्चे हैं 5, अगेन सभी बच्चे हैं तुम्हारे 15-15 किलो के, 15 किलो, 20 किलो, 15 किलो, 20 किलो, और एक बच्चा आ गया 200 किलो का। क्लास का एवरेज वेट बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? क्लास का जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा? 40, 30, 70, 270। और किससे डिवाइड करेंगे 270 में? 5 से। तो ये हो जाएगा 54 kg। जबकि यहाँ 15-20 किलो के एक बच्चा आया 200 किलो का और क्लास का पूरा एवरेज ही बिगाड़ के रख दिया। तो एवरेज इनकम का बच्चों ये लिमिटेशन है कि ये असमानता को छुपाता है। देखो कार्टून भी तुम्हारे बुक में है, कंट्री ए का, कंट्री बी का। ये एवरेज इनकम। कंट्री विथ नो रिच एंड नो पुअर, सारे लोग बराबर हैं, एक जैसे चेयर पे बैठे हैं, जैसा कि कंडीशन है कंट्री ए का कि सब लोग बराबर, लगभग बराबर कमा रहे हैं। तो ऐसे कंट्री के लिए तो एवरेज इनकम का कॉन्सेप्ट अच्छा है, बढ़िया है। वी मेड द चेयर्स एंड वी यूज देम, हम लोगों ने मिलकर इस चेयर को बनाया है और हम ही इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन तब क्या होगा कि एक इंसान के पास 4 चेयर हैं और ये 4 लोगों के पास 2 चेयर हैं। एवरेज इनकम तो बराबर ही आएगा, सबका बराबर नंबर है पैसे का, लेकिन एक के पास ज़्यादा पैसा है, दूसरे के पास कम है, यानी गरीबी ज़्यादा है और रिच और पुअर के बीच में जो गैप है बहुत ही ज़्यादा है। वी मेड द चेयर्स एंड ही टुक देम, इन लोगों ने चेयर बनाया और चेयर किसने ले लिया? अमीर ने।
तो ये एवरेज इनकम का लिमिटेशन है बच्चों कि एवरेज इनकम, ये 1 मार्क्स का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। एवरेज इनकम का क्या लिमिटेशन है? तो एवरेज इनकम क्या हाइड करता है, किसको छुपा देता है? डिस्पैरिटी को, यानी कि असमानता को। इसको जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं, आइए देखते हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। हम लोग पहले भी इसको देख चुके हैं कि पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम, लोगों को सिर्फ एक बेटर इनकम यानी कि पैसा ही नहीं चाहिए होता है, बल्कि पैसे के साथ साथ उनके डेवलपमेंट के और भी गोल्स होते हैं, जैसे सिक्योरिटी, यानी जिस जॉब में वो हैं वो सिक्योर रहे, यानी कि उनका जो इनकम है, जॉब है, वो कोई उनसे छीने ना। रेस्पेक्ट सबको चाहिए होता है, इज्जत सम्मान के साथ जॉब करना, कोई भी वैसे स्थान पर नौकरी करना बिल्कुल नहीं चाहेगा जहां उसको इज्जत ना मिलता हो। इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एटसेट्रा, ये सभी चीज़ें हम लोग पहले पढ़ाई कर चुके हैं। और इस स्लाइड में ये इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों कि इसमें 2 एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी के बुक में, और वो एग्जाम्पल से मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूँगा। एग्जाम्पल पहला देखते हैं, यहाँ पर राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, स्टेट हरियाणा, केरला और बिहार, एग्जाम्पल दिए हुए हैं। और यहाँ पर कैपिटा इनकम है, 2015-16 का डाटा है रुपीज़ में, यानी कि इन पार्टिकुलर स्टेट का पर कैपिटा इनकम क्या है, यानी कि एक इंसान उस पार्टिकुलर राज्य में एक साल में कितना पैसा कमाता है। तो हरियाणा का एक इंसान 15-16 में कितना कमाता था? 1,62,000, एवरेज इनकम है ये, एवरेज इनकम। केरला का 1,55,516, बिहार का 34,168। इन तीनों के कंपैरिजन से आपको क्या पता लगता है? आपको ये पता चलेगा कि बिहार एक गरीब राज्य है, यहाँ का पर कैपिटा इनकम, एक इंसान का इनकम बहुत ही कम है, जबकि इसमें टॉप कर रहा है कौन? हरियाणा। तो भाई क्लियरली डिक्लेयर कर देना चाहिए कि हरियाणा जो है वो भारत का सबसे डेवलप्ड राज्य है। तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, आगे के स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे। कुछ और कंपैरिजन है, ये तो पैसे वाला हो गया, इनकम वाला हो गया। अब हम लोग अदर क्राइटेरिया में चलते हैं, क्योंकि टॉपिक का क्या नाम है? इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम में देख लिया हमने, कौन टॉप कर रहा था? हरियाणा। अब अदर क्राइटेरिया में देखेंगे, राज्य हैं अगेन, स्टेट हरियाणा, केरला और बिहार, वही 3 राज्य हैं। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ 2015, 16। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है आगे बताएंगे, लेकिन सुन लो, 1000 बच्चों में से जितने बच्चे अपना पहला जन्मदिन मनाने से पहले ही मर जाते हैं, यानी मान लो बच्चों ने जन्म लिया, 1 जनवरी को बच्चों ने जन्म लिया, 1000 बच्चों ने, और 31 दिसंबर आते आते उन 1000 में से 950 बच्चे ही जिंदा रह पाए हैं, जबकि 50 मेडिकल फैसिलिटीज के अभाव से मर गए। तो यही 1000/50 वहाँ का इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट हो जाएगा, यानी ये 1000 में निकाला जाता है। 1000 में से कितने बच्चे अपना पहला जन्मदिन मनाने से पहले ही डेथ हो गया उन लोगों का। हरियाणा में 1000 में से कितने बच्चे मर गए, या कितने बच्चों का डेथ हो गया एक साल पहला बर्थडे मनाने से पहले? इन्फेंट का मतलब ही होता है 1 साल से छोटे उम्र का बच्चा। 36 बच्चों का डेथ हो गया। केरला में सिर्फ 12 बच्चों का डेथ हुआ 1000 में से, केरला यहाँ टॉप कर गया, हरियाणा से आगे निकल गया। बिहार में 42 बच्चे मर जाते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। बिहार में बहुत बुरा स्थिति है, 42 बच्चे मरते हैं 1000 में से। अब लिटरेसी रेट देखो, इंडिया में लिटरेसी रेट बहुत ही आसान है लिटरेट बनना, क्योंकि हर वो इंसान जो 7 साल या 7 साल से ऊपर के एज का है और वो कोई भी एक भाषा पढ़ना और लिखना जानता हो, उसको लिटरेट कहते हैं इंडिया में। फिर भी हरियाणा का लिटरेसी रेट कितना है 11 के हिसाब से, 2011 के डेटा के हिसाब से सिर्फ 82%, केरला का 94%, बिहार का सिर्फ 62%। तो इस डेटा के हिसाब से अगेन टॉप कौन कर गया? केरला। पैसा में तो हरियाणा टॉप है, लेकिन बाकी सब चीज़ों में कौन टॉप कर रहा है? केरला। नेट अटेंडेंस रेशियो, ये क्या होता है समझना। 14 से 15 साल के उम्र के बच्चे, जो तुम्हारे उम्र के बच्चे हैं, जो 9th 10th क्लास में पढ़ते हैं, कितने बच्चे 100 में से स्कूल नहीं जा पाते हैं? जैसे मान लो ये गांव है, यहाँ पर टोटल 100 बच्चे रहते हैं। 100 में से जब 9th 10th का रजिस्ट्रेशन हुआ उस समय पता चला कि 100 में से बस 80 बच्चे ही आगे पढ़ पाए, बाकी 20 बच्चों की पढ़ाई 8 तक ही हो पाई, नहीं पढ़ पाए। तो ये भी एक क्राइटेरिया है कि कितने बच्चे 14-15 साल की उम्र में स्कूल जाते हैं, इसी को कहा जाता है नेट अटेंडेंस रेशियो। तो हरियाणा का कितना है? 61, यानी 100 में से 39 बच्चे हरियाणा में 8 तक ही पढ़ते हैं, खास करके बच्चियाँ सारे इंक्लूडेड हैं इसमें। केरला में 83, यानी केरला में 83 लोग
पढ़ते ही पढ़ते हैं, यानी बहुत बढ़िया सिचुएशन है। बिहार में सिर्फ 43 है, यानी बिहार में 50% से अधिक तुम लोग पढ़ रहे हो। अगर बिहार के हो, अगर पढ़ाई कर रहे हैं, बिहार के जो भी बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, वो किस्मत वाले हैं, क्योंकि बिहार में हर दूसरा बच्चा 9-10 नहीं पढ़ पाता, ये डेटा कहता है। कब का डेटा है ये? 2013-14 का डेटा है। तो इन तीनों स्टेज में कौन टॉप कर गया? केरला। जबकि इनकम में कौन टॉप किया था? हरियाणा। तो क्या हम ये कह दें सिर्फ इनकम के बेसिस पे कि हरियाणा सबसे डेवलप्ड राज्य है इंडिया का? जी नहीं, ये सारे फैक्टर्स भी कंसीडर किए जाते हैं। इसीलिए अगेन इस टॉपिक का क्या नाम था? इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में 1 मार्क्स में पक्का आता है, ध्यान देना। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर। इन्फेंट का मतलब ही होता है 12 महीने से कम उम्र का बच्चा को इन्फेंट कहते हैं, यानी कि पहला जन्मदिन मनाने से पहले जो बच्चे मर जाते हैं, और ये कैलकुलेट किया जाता है कितने के प्रोपोर्शन में? 1000 के प्रोपोर्शन में। इसी रेशियो को कहा जाता है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यानी कितने बच्चे अपना पहला जन्मदिन भी नहीं मना पाते हैं, और कैलकुलेट किया जाता है 1000 में। ध्यान में रखना। लिटरेसी रेट, इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन। भारत में जितने भी लोग 7 साल या उससे ऊपर के उम्र के हैं और वो कोई भी एक भाषा पढ़ना और लिखना जानते हो, वो लिटरेट कहलाते हैं। इसको लिटरेसी रेट कहा जाता है। और नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है? इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल्स, यानी कि हर वो 14 और 15 साल का बच्चा जो स्कूल जा पाता है उसको नेट अटेंडेंस रेशियो में कैलकुलेट किया जाता है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। देश में जितने भी 14-15 साल के बच्चे हैं, उनमें से जितने बच्चे स्कूल जाते हैं, उस रेशियो को हम लोग कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। और ये तीनों आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में ये अक्सर आता है। नेक्स्ट टॉपिक इज पब्लिक फैसिलिटीज। ध्यान देना, नाम ही है इसका पब्लिक फैसिलिटी, यानी कि वो फैसिलिटी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, यानी जिस देश में हम लोग रहते हैं उस देश की सरकार, पब्लिक, जो फैसिलिटी वहाँ के लोगों को प्रोवाइड करती है, इसी को कहा जाता है बच्चों पब्लिक फैसिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, वो क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं? फ्री में तुमको हॉस्पिटल्स हैं, फ्री में गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कीम्स आते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट आपको पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन की दुकानें गवर्नमेंट चलाती हैं जिसमें सस्ते दाम पे अनाज मिलते हैं। ये जो सारी फैसिलिटीज़, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का हो, रेलवे का हो, ये जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं देश के लोगों को, इसी फैसिलिटी को क्या कहा जाता है? पब्लिक फैसिलिटी। चलो देखते हैं। मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाई ऑल द गुड्स एंड सर्विस दैट यू नीड टू लिव वेल, यानी ये कह रहा है कि आपके पॉकेट में बहुत सारा पैसा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो आप सब कुछ उस पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। सर्विस खरीद सकते हैं, आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन खुशी नहीं खरीद सकते हैं, हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते। ये पॉइंट ये कह रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, मनी कैन नॉट बाई अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट। मान लो आप दिल्ली गए हो, दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, जब पराली जलाई जाती है तो स्मॉग हर जगह फैल जाता है। आपके पॉकेट में कितना भी पैसा है, लेकिन क्या उस टाइम पे जब सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, सोसाइटी एज अ होल सफ़र कर रही है, तो क्या आप उस समय पैसे से पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट खरीद सकते हो? क्या नहीं खरीद सकते हो। और इंश्योर दैट वी गेट अनअल्टरेटेड मेडिसिन, यानी कि अगर आपको मिलावट वाली दवाइयाँ मिल रही हैं दुकानों में, बाज़ार में, आपके पास खूब पैसा है, बुखार लगा है, आपको दवाई खरीदना है, तो पैसे से तो आप दवाई ही खरीद सकते हो ना। लेकिन दवाई घर में लेके आए, दवाई निकल गया खराब, तो उसमें आपका बस चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है। यानी कि पैसे से हम सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए जिसमें सब अच्छा हो। अब पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, हम अगर पेड़ लगाएंगे, पैसे के बारे में ही दिन रात नहीं सोचेंगे, खूब सारा प्लांटेशन करेंगे, तो सभी को पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिलेगा। मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। कोई इन्फेक्शियस डिसीज, जैसे अभी कोरोना आया था रिसेंटली, ठीक है, आपके पॉकेट में खूब सारा पैसा था, लेकिन ऐसा था क्या कि पैसा है आपके पास तो कोरोना आपको नहीं आएगा? वो दूर से ही स्कैन कर लेगा कि नहीं भाई ये पैसे वाला इंसान है, इसके पास हम नहीं जाएंगे। ऐसा हो रहा था क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोई भी इन्फेक्शियस डिजीजेस, एड्स है, कैंसर है,
इन सारी डिजीजेस से पैसे का कोई संबंध नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसा हो तो ये डिजीज आपके पास नहीं आएंगी। और ऐसा ही नहीं है, पैसा रहते हुए भी लोग मारे भी जाते हैं। खूब पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है, कैंसर फोर्थ स्टेज में है, भगवान न करे किसी को, पैसा किसी काम नहीं आता बच्चों। एड्स हो गया जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पैसा पड़ा हुआ है लेकिन कोई किसी काम का पैसा है नहीं, आप बच नहीं सकते हैं। उसी तरह से कोरोना में भी आया था, तो जब इंटेंस जिसको हो जाता था तो पैसा कोई काम नहीं आता था। तो कहने का मतलब है कि पैसे से हमको इन्फेक्शियस डिजीजेस से भी बच नहीं सकते अनलेस द होल ऑफ आवर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव मेजर्स। जब सारा का सारा सोसाइटी मिल करके इन सभी चीज़ों से लड़ेगा तभी हम बच सकते हैं। कहने का मतलब जब सोसाइटी मिल करके पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट बनाएगा, मेडिसिन के लिए या जो खराब प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके खिलाफ लड़ेगा, और इन्फेक्शियस डिजीज से सारे जब मिल के लड़ेंगे, जब सोसाइटी एज अ होल लड़ेगी, तब वो चीज़ आसान हो जाएगा। नहीं तो ऐसे तो बहुत मुश्किल है कि हम उससे बच पाएँ। सिर्फ पैसे से नहीं बच सकते हम। सो इनकम बाई इटसेल्फ इज नॉट अ कंप्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि पैसा जो है वो पूरा कंप्लीट इंडिकेटर नहीं है डेवलपमेंट का, यानी कि सिर्फ पैसा होना ही पर्याप्त नहीं है। सीधा इसका से ये है कि सिर्फ पैसा होना ही पर्याप्त नहीं है। पब्लिक फैसिलिटीज आर बेस्ट एंड चीपेस्ट वे एज दीज आर कलेक्टिवली इंजॉयड। पब्लिक फैसिलिटीज सबसे अच्छी होती हैं, सबसे सस्ती होती हैं। क्यों अच्छी और सस्ती होती हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग मिल के इसको एंजॉय करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा। मान लो कि एक बहुत बड़े सोसाइटी में आप रहते हो, तुम्हारे बुक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। उस सोसाइटी में बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, और इसका मेन गेट यहाँ पे है। सारे बिल्डिंग वाले लोग अगर अपना अपना सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे, सोचो एक बिल्डिंग वाला 10,000 रुपया भी देगा और पूरे सोसाइटी में 50 बिल्डिंग है, तो उनको कितना पैसा देना पड़ेगा? एज अ होल इनको कम से कम 5 लाख रुपया देना पड़ेगा, अलग अलग 10-10 हज़ार। लेकिन अगर सारे लोग मिल करके एक ही जगह एक गार्ड रख दें, 2 गार्ड रख दें, और इस गार्ड को 20-20 हज़ार रुपया महीना भी दें, तो सोचो कितना सस्ता पड़ेगा, कितना सस्ता पड़ेगा। यानी 50 घर में अगर 20,000 रुपया डिवाइड करोगे तो ये कितना पड़ता है? 400 रुपये। मात्र 400 रुपये में इन्होंने गार्ड रख लिया। तो पब्लिक फैसिलिटी इसलिए बेस्ट होती हैं और चीपेस्ट होती हैं क्योंकि ये कलेक्टिवली इंजॉय होती हैं। अब सोचो इंडिया का रेलवे का एग्जांपल ले लो। अब एक इंसान रेल लेकर के, अब उसको जरूरत पड़ा अचानक जाने का, मुंबई से दिल्ली जाने का जरूरत पड़ा, अब उसके पास खूब पैसा है, अब वो रेल लेके जाएगा, तो सोचो कितना खर्चा आएगा गवर्नमेंट का, कितना उसको खर्चा लगेगा। लेकिन रेलवे चूंकि बहुत सारे लोग मिल करके टिकट खरीदते हैं, एक साथ चलते हैं, इसलिए रेलवे सस्ता पड़ता है, इसीलिए एरोप्लेन भी सस्ता पड़ता है। अब सोचो कोई एक इंसान एरोप्लेन लेकर के कहीं जाए, कितना महंगा पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग बैठते हैं कलेक्टिवली एरोप्लेन में, तो सस्ता पड़ता है। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि पब्लिक फैसिलिटीज आर बेस्ट एंड चीपेस्ट वे एज दे आर कलेक्टिवली इंजॉयड। इसलिए सस्ता पड़ता है कि बहुत सारे लोग मिल करके इसका फायदा उठाते हैं। इट इज चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी, यानी पूरे के पूरे लोकेलिटी के लिए एक साथ मिल करके सारे लोग अगर सिक्योरिटी रखेंगे वो सस्ता पड़ेगा, अगर अलग अलग सब रखेंगे तो महंगा पड़ेगा। आगे, मेनी पीपल बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल्स एंड प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज सो दैट ऑल चिल्ड्रन हैव अ चांस टू स्टडी। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि गवर्नमेंट को और भी हाईटेक बढ़िया ग्रामीण इलाकों में स्कूल्स ओपन करना चाहिए, जिसके चलते गांव के जो सुदूरवर्ती इलाके के बच्चे उनके लिए भी एक्सेस हो किसका, एजुकेशन का, वो भी पढ़ाई कर पाएँ अच्छे से। गर्ल्स आर नॉट एबल टू गो हाई स्कूल्स बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फैसिलिटी। बहुत सारे गाँव की लड़कियाँ आज भी 10th के बाद नहीं पढ़ाई कर पाती, इसलिए नहीं पढ़ाई कर पाती हैं कि उचित ट्रांसपोर्टेशन का साधन है नहीं, कॉलेजेस बहुत दूर दूर हैं और उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि वो उतना दूर जाएं। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए ऐसी फैसिलिटीज़ हर एक ज़िले में, हर एक कुनबे में, हर एक गांव में एजुकेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े, लोग लिटरेट बने, ताकि ओवरऑल हमारा इकोनॉमिक या ओवरऑल डेवलपमेंट हमारा हो सके। देखो केरला का बहुत इंपॉर्टेंट है। केरला में हमने देखा कि वहाँ का इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट लो है, बहुत 12 बच्चे ही मरते हैं। वहाँ का लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है, 94%। केरला में हम लोगों ने एक और चीज़ें देखी थी, नेट अटेंडेंस रेशियो बहुत अच्छा है, 82 है। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि केरला की गवर्नमेंट ने केरला हैज़ लो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजंस ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़। केरला में कम बच्चे मरते हैं। एक
1 साल पूरा होने से पहले कम बच्चे मरते हैं केरला में, या केरला में लिटरेसी रेट अधिक है। जानते हो इसका क्या कारण है? क्योंकि केरला में गांव-गांव में गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गांव-गांव में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और अच्छे से चलते हैं। अगर कोई बच्चा दूर के गांव में भी पढ़ना चाहे तो वहां पर उचित ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है। इतना अच्छा गवर्नमेंट वहां पर अपनी पब्लिक फैसिलिटी रखी हुई है कि वहां का एजुकेशन और हेल्थ सबसे बेटर है। ये सिर्फ और सिर्फ कैसे पॉसिबल हुआ? पब्लिक फैसिलिटी से। अब जो बच्चियां सिक्योरिटी के पर्पज से बिहार वगैरह स्टेट्स में नहीं जा पाती हैं दूर पढ़ने, वो केरला में आराम से जाती हैं, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट के गार्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट के ड्राइवर्स होते हैं, वो अच्छे से ले जाते हैं स्कूल तक, फिर घर पे आके छोड़ जाते हैं। इतनी अच्छी फैसिलिटी है, तो क्यों नहीं वो राज्य आगे बढ़ेगा भाई। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस, राशन की दुकान जानते हो, जहां पर सस्ते कम दाम पे अनाज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं। इन सम स्टेट्स आर फंक्शनिंग वेल टू प्रोवाइड हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल। कुछ राज्यों में पीडीएस बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, गवर्नमेंट का पब्लिक फैसिलिटी, यानी कि गरीब लोगों को सस्ते दाम पर न्यूट्रिशन आहार दिया जा रहा है, भोजन, राइस, व्हीट वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि वो उनका जो माल न्यूट्रिशन न हो, यानी वो कुपोषण के शिकार न हो और अच्छे से उनका भरण पोषण पेट भर सके। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि पब्लिक फैसिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, कि अगर गवर्नमेंट अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करे तो देश में डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि पब्लिक फैसिलिटी अच्छी रहेगी तो लिटरेसी रेट अच्छा होगा, नेट अटेंडेंस रेशियो बढ़ेगा, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम होगा। यही इस स्लाइड में था। अब हम लोग आगे चलते हैं। एक्टिविटी दी हुई है जिसका नाम है बॉडी मास इंडेक्स, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सभी लोग अपने स्कूल में इस एक्टिविटी को कर सकते हैं जिसका नाम है बीएमआई। हमारे स्कूल में तो पीटीआई टीचर करते थे, पता नहीं आपके स्कूल में होता होगा शायद। इसमें करना कुछ नहीं है, सभी स्टूडेंट्स के जिस स्टूडेंट का भी बीएमआई निकालना होता है, बॉडी मास इंडेक्स, उसका वेट ले लेते हैं। और वेट किस में लेते हैं? केजी में। कितने किलो का लड़का है, जैसे मान लो कि तुम्हारा वेट है, अगर एक एग्जांपल के तौर पे 45 केजी, ठीक है। और ले लेते हैं हम लोग इस इंसान की हाइट नाप लो, हाइट लेते हैं हम लोग मीटर स्क्वायर में। एग्जाम्पल मान लो हाइट है 1.5 मीटर्स, तो इसका बीएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं? बीएमआई कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। करने का तरीका है वेट इन केजी, जैसे 45 केजी का एग्जाम्पल लिए थे हम, और साथ ही साथ हाइट इन मीटर स्क्वायर, यानी 1.5 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 45, 1.5 का स्क्वायर, ये हो गया 2.25। अगर इसको डिवाइड करेंगे, 45 डिवाइडेड बाई 2.25, ये आ जाएगा आपका 20 बीएमआई। तो बॉडी मास इंडेक्स इस बच्चे का जिसका वेट है 45 किलो और हाइट है 1.5 मीटर, कितना आ गया? 20। बीएमआई से पता ये चलता है कि कौन सा बच्चा नॉरिश्ड है। नॉरिश मतलब परफेक्ट हाइट के अकॉर्डिंग उसका वजन है, मतलब कि ना तो वो ओवरवेट है ना तो वो अंडरवेट है, नॉरिश्ड है। कौन सा बच्चा ओवरवेट है ये भी पता चल जाता है, और कौन सा बच्चा अंडरवेट है ये भी पता चल जाता है। किससे? बॉडी मास इंडेक्स से। कैसे पता चलता है? अगर जैसे बीएमआई हमने कैलकुलेट किया, अगर ये बीएमआई 18 से कम है, यानी कि जो बीएमआई हमने निकाला ये है लेस देन 18, वो बच्चा अंडर नॉरिश्ड है, यानी उसको और अभी खाने पीने की आवश्यकता है, विटामिन मिनरल्स वगैरह लेने की आवश्यकता है, ये चेक जरूर करना चाहिए। और वो बच्चा जिसका बीएमआई 18 से 25 के बीच में है वो नॉरिश्ड है, यानी वो परफेक्ट एकदम सही है उसका बॉडी। और उस बच्चे का जिसका बीएमआई ज़्यादा है 25 से, वो ओवरवेट है, यानी बल्कि है, हैवी है। तो इस बच्चे का जिसका वेट 45 किलो था और हाइट 1.5 मीटर था, हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया था 20, यानी ये बच्चा परफेक्टली नॉरिश्ड है, यानी कि पोषित है, इसका खाना पीना आहार सब कुछ सही है, इसका बॉडी एकदम साउंड है, सही है। तो यही है, बीएमआई इज द वे टू फाइंड आउट इफ अ पर्सन इज प्रॉपरली नॉरिश्ड और नॉट, यानी इंसान पोषित है कि नहीं है, उसको और विटामिन मिनरल लेने की आवश्यकता है, ज़्यादा लेने की आवश्यकता है कि कम लेने की आवश्यकता है, ये पता चलेगा किससे? बीएमआई से। बीएमआई निकालते कैसे हैं? वेट ऑफ पर्सन इन केजी और डिवाइडेड बाई हाइट इन मीटर स्क्वायर, ये हमने आपको बता दिया। निकालने के बाद अगर रिजल्ट 18 से कम है
तो अंडरवेट है। अगर रिजल्ट 18 से 25 के बीच में है तो वो अच्छा है, नॉरिश्ड है। अगर BMI 25 से ज़्यादा है तो वो लड़का ओवरवेट है, ज़रूरत है उसको अपना वजन और कम करने का। एग्जाम्पल, इफ द वेट ऑफ ए स्टूडेंट 30 किलो, अगर मान लो किसी स्टूडेंट का वजन है और उसका हाइट 1 मीटर है तो 30/1² यानी कि 1 बराबर आ गया 30, ये बच्चा ओवरवेट है, निकल गया। BMI बहुत ही ईजी है और BMI इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, इसको निकालना सीखो। हो सकता है एग्जाम में दे दे किसी का BMI निकालने, या ये पूछ दे कि किसको कहते हैं अंडरवेट या किसको कहते हैं नॉरिश्ड, किसको कहते हैं ओवरवेट। ये जरूर ध्यान में रखना। BMI कोई बहुत ही ज़्यादा ये कठिन टॉपिक नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसको HDR भी कहा जाता है। इवन दो द लेवल ऑफ इनकम इज इम्पॉर्टेंट, सही है, पैसा तो चाहिए, जरूरी है, देश के इंसानों के पास या देश के लोगों के पास पैसा जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ एडिक्वेट मेजर्स ऑफ द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, अदर फैक्टर्स लाइक हेल्थ, वहाँ के लोगों का हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, एडुकेशन भी होना चाहिए। जैसा हम लोगों ने देखा, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो एडुकेशन में आ गया, हेल्थ में क्या आ गया, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इज ऑल्सो यूज्ड along विथ इनकम एज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट। यानी दुनिया के देश कैसे पता करते हैं कि कौन सा देश डेवलप्ड है कि नहीं, इनकम तो वो देखते ही देखते हैं, लेकिन इनकम के साथ साथ ये भी चेक करते हैं कि वहाँ के लोग एडुकेटेड हैं कि नहीं, वहाँ के लोगों का हेल्थ कंडीशन कैसा है। तो ये सारे फैक्टर्स को मिला करके इस डिसीजन पे पहुँचते हैं कि कौन सा कंट्री डेवलप्ड है कि नहीं है। और अब इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमेशा आता है एग्जाम में, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये कौन पब्लिश करता है? ये पब्लिश करता है UNDP। 1 मार्क्स क्वेश्चन में हमेशा आता है। और UNDP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। दिस रिपोर्ट्स कंसिस्ट, इस रिपोर्ट में क्या क्या होता है? एडुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल, जिस देश का निकाल रहे हैं, डेवलपमेंट इंडेक्स, वहाँ के लोगों का एजुकेशनल लेवल पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, हेल्थ स्टेटस, कितना उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, कितना वो जीवित रहते हैं, कितना उनका इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है, ये सब कैलकुलेट होगा। और साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम, पैसे के साथ साथ ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके बनाती हैं कि कौन सा देश डेवलप्ड है कि नहीं है। ये देखो आपके बुक में ये दिया हुआ था, ये डेटा दिया हुआ है। इस डेटा के हिसाब से हमारा देश इंडिया का रैंक है 131वां, कहाँ? 2016 के हिसाब से पूरे दुनिया में जितने भी देश हैं उसमें से हमारा रैंक 131 है डेवलपमेंट के हिसाब से। और देखो श्रीलंका हमसे छोटा देश है लेकिन इसका रैंक सिर्फ 73 है, यानी हमसे आगे है। लेकिन हाँ, कुछ देश है हमारे पड़ोसी, पाकिस्तान, नेपाल, ये सब हमसे पीछे हैं अभी भी। ज़्यादा खुश होने का ज़रूरत नहीं है, हम लोगों का भी धीरे धीरे अब इंडिया भी इम्प्रूव कर रहा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारा इंडेक्स जो है वो और इम्प्रूव होगा और अच्छा होगा। तो इस टॉपिक से हम लोग क्या सीखें कि कोई भी देश डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, कैसे पता चलता है? इनकम से तो पता चलता है ही चलता है, लेकिन इनकम के साथ साथ वहाँ के एजुकेशनल लेवल भी देखा जाता है, लोगों का हेल्थ स्टेटस भी देखा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हर जगह पूछा जाता है, कंप्यूटर में आता है, साइंस में आता है, SST में, ज्योग्राफी में भी पढ़ना है। क्या है ये? चलो देखते हैं। वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोरफादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। बहुत ही अच्छी लाइन है, ध्यान से देखना। लोग भूल जाते हैं ना, हम लोगों को लगता है कि जो भी रिसोर्सेज मिली हुई हैं ये हमारी बपौती हैं, यानी कि हमको हमारे फोरफादर्स ने दे दिया है कि बेटा उड़ाओ, इसको खर्चा करो, जो करना है करो। लेकिन ऐसा है नहीं, हम लोग इसको फ्री गिफ्ट मान लेते हैं अपने पूर्वजों का। जो आज रिसोर्स हमारे पास मौजूद है, हम उसको फ्री गिफ्ट मान करके एकदम पूरा मिसयूज करते हैं, मतलब अनजुडिशियस यूज करते हैं हम रिसोर्सेज का, बिना सोचे समझे इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते हैं हम रिसोर्सेज का, ये सोच के कि हमारे पूर्वजों ने हमको दिया है। ऐसा है नहीं, बल्कि ये जो रिसोर्सेज आज हमारे पास है ना, ये हमारे नहीं है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए है, हमारे बच्चों के लिए है, जो हमने उधार लिया है। हम इन रिसोर्सेज के कस्टोडियन हो सकते हैं, यानी कि रखवाली करने वाले हो सकते हैं, हम उसको बर्बाद करने वाले नहीं हो सकते हैं। इसलिए नहीं हो सकते हैं बिकॉज वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, क्योंकि हमारी आने वाली नस्ल हमें गाली देगी, हमारे आने वाली नस्ल, ये उनके लिए हमको ये बचा के रखना है रिसोर्सेज, और इसी को तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं। देखो, सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड एज मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर लिमिटेड।
यानी हम जानते हैं कि दुनिया में जो अधिकतर रिसोर्सेज हैं, चाहे वो कोल है, पेट्रोलियम है, ये सभी लिमिटेड है, इवन वाटर भी लिमिटेड है, रिन्यूएबल रिसोर्स है फिर भी कम है। तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ये हमको पता है, ठीक है। और डेवलपमेंट जो है वो रिसोर्सेज से ही होता है, तो डेवलपमेंट भी होना चाहिए ना। लेकिन देखो, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस, ये मैंने ज्योग्राफी चैप्टर से उठाया है। डेवलपमेंट होना चाहिए, बट डेवलपमेंट एट प्रेजेंट, लेकिन आज जो वर्तमान में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। आज हम इतना डेवलप ना कर जाएं, इतना ज़्यादा हम रिसोर्सेज का मिसयूज ना कर जाएं कि सारा आज ही खत्म हो जाए, फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। तो आगे कैसे होगा, आगे का डेवलपमेंट कौन संभालेगा, ये भी हमको ध्यान में रखना है। तो डेवलपमेंट रिक्वायर्स रिसोर्सेज, हर प्रकार के विकास के कार्यों में रिसोर्सेज की आवश्यकता पड़ती है, विच लीड्स टू देयर डिप्लीशन। और रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल करेंगे तो वो धीरे धीरे क्या होंगे, कम होंगे। इसीलिए जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज आर द नीड ऑफ टुडे। इसलिए रिसोर्सेज का सोच समझ के दिमाग से इस्तेमाल करेंगे, यही आज की ज़रूरत है। तभी हम आज भी डेवलप रह पाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी भी डेवलप हो सकती है। तो डेवलपमेंट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें ये बहुत ज़रूरी ये निष्कर्ष है, कंक्लूजन है कि डेवलपमेंट हम करें, लेकिन हम आज के नीड के हिसाब से हम फ्यूचर के नीड को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ये ध्यान में रखना। एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन इन इंडिया। साल दर साल हमारे देश में ग्राउंड वाटर धीरे धीरे नीचे जा रहा है। इसका एक ही कारण है, रिसोर्सेज का दोहन। नेचर जिस स्पीड से वाटर को रिचार्ज करती है, हम उससे डबल ट्रिपल तेजी से वाटर को निकाल रहे हैं, तो पानी तो एक दिन तो खत्म होगा ना बच्चों। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक क्रूड ऑयल, एक बार अगर कच्चा तेल खत्म हो गया, डेवलपमेंट में सारा हम लोग उड़ा दिए, खत्म कर दिए, तो क्रूड ऑयल को बनने में मिलियन ऑफ ईयर का टाइम लगता है, फिर वो दोबारा आ पाएगा क्या, नहीं। इसलिए रिसोर्सेज का सोच समझ करके हम इस्तेमाल करें, ताकि उसका हम भी इस्तेमाल कर लें और हमारे आने वाली जनरेशन भी उसका इस्तेमाल कर पाए। बस इतना ही। आई होप चैप्टर हो गया कंप्लीट। आई होप कि तुम लोगों को सब समझ में आया होगा। थैंक यू।